द हिंदू का आर्टिकल है और आर्टिकल अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर ही लिखा है नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा, यानी मनरेगा में जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वहाँ पर अब पैसा नहीं बचा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। आगे थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेते हैं। कहा गया नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा, ठीक है। उसके बाद कॉफर्स 21 स्टेट्स इन द रेड। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेसिकली न्यूज़ है वो मनरेगा से रिलेटेड है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मनरेगा में जो केंद्र सरकार की फंडिंग होती थी राज्यों को, वो ख़त्म हो चुकी है, या दूसरे संदर्भ में हम कहें कि इस फाइनेंशियल ईयर में या इस वित्तीय वर्ष में जो सरकार की फंडिंग होती थी मनरेगा स्कीम में वो समाप्त हो चुकी है। तो अब आगे इस स्कीम को जारी रखने के लिए जो पैसा लगेगा, या तो योजना रोक दी जाए या केंद्र सरकार एक्स्ट्रा और पैसा दे, या राज्य सरकार अपने फंड से मनरेगा स्कीम को संचालित करें। तो ये न्यूज़ है। अब हमको जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मनरेगा है क्या और क्यों शुरू की गई थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब से ये शुरू की गई है, या मैं कहूँ कि जब से इसका एक्ट पास किया गया है मनरेगा एक्ट 2005 में, तब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्कीम क्या है और एक एक डायमेंशन या पहलू को हम कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी स्कीम पढ़ते हो, किसी भी विभाग की, किसी भी मंत्रालय मिनिस्ट्री की स्कीम हो, तो सबसे पहले उस स्कीम के अंतर्गत आपको ये देखना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि वो किस मिनिस्ट्री की स्कीम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्कीम में यही आती है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। कौन सी? मनरेगा। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये स्कीम है, पहली चीज़। अब हम बात करें कि इस स्कीम का पूरा नाम क्या है, तो सामने लिखा हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई थी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, 2005 में जो भारत की संसद है उसने एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया, और उस कानून का नाम क्या था? उस कानून का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत 2006 में मनरेगा स्कीम शुरू की गई, और 2006 में जो स्कीम शुरू की गई थी उसमें पहले महात्मा गांधी वर्ड नहीं लिखा था। याद रखिएगा, 2005 में एक्ट पास किया गया और 2006 में स्कीम शुरू की गई। स्कीम का तब नाम होता था नरेगा, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन आप देखोगे कि आगे चलकर इस स्कीम का, यानी 2009 में इस स्कीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस स्कीम का नाम कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट। तो देखिएगा, तीन चीज याद रखनी है। 2005 में संसद ने एक्ट पास किया, 2006 में इंप्लीमेंट हुई, और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम जो पहले नरेगा हुआ करता था उसके आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया। अब बात यह आती है कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या था। देखिए, इस स्कीम का उद्देश्य यह था कि ये एक प्रकार की लीगल गारंटी देती थी। ये स्कीम मनरेगा एक्ट या इसके माध्यम से जो स्कीम शुरू की गई वो एक प्रकार की लीगल गारंटी देती थी। गारंटी क्या होती थी कि गांव का प्रत्येक परिवार का, हाउस होल्ड का एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक ग्रामीण परिवार का, जो भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को इस स्कीम के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाना था। याद रखिएगा, 100 दिन का, एक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार से 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाना था। लेकिन इसमें एक अलग से भी प्रोविज़न किया गया था और कहा गया था कि अगर कहीं पर कोई फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, या फिर कहीं पर कोई डिजास्टर है, तो व्यक्ति को 150 दिन का रोजगार भी प्रदान किया जा सकता था। और ये व्यक्ति किस प्रकार होते थे? जो अनस्किलफुल व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई भी कौशल नहीं है। कौशल का मतलब वो हुआ वो स्किल जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हो, वो आपका कौशल या स्किल कहलाता है। अभी जिस व्यक्ति के पास कोई स्किल नहीं है, जैसे मजदूर हो गए, मजदूर स्किलफुल नहीं, स्किलफुल या कौशल की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी टेक्निक या ऐसा तरीका नहीं है जिसका प्रयोग करके वो अपनी आजीविका या लाइवलीहुड जनरेट कर सके। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आखिर इन मजदूरों से करवाया क्या जाता था? देखिए, सरकार ने क्या किया कि गांव में जैसे आप मजदूर देखते हो, तो गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गांव के मजदूर
पलायन करते हैं, यानी रूरल क्षेत्र से अर्बन क्षेत्रों की ओर चलते हैं मजदूरी के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा रेट मिलता है मजदूरी का। तो ये एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप देखोगे कि अर्बन क्षेत्रों में या शहरों में धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए सरकार ने इस स्कीम को चुना और इसमें विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र लिखा ही है, ये देखिए रूरल लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये ग्रामीण रोजगार से संबंधित है या रूरल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। सरकार देख रही थी कि लोगों का शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए उस दबाव को कम करना भी था। साथ ही साथ जो मजदूर या जो अनस्किलफुल लोग काम करना चाहते हैं वॉलंटरीली या स्वैच्छिक आधार पर, उनको इस स्कीम के तहत रोजगार दिया जाता था। अब बात आती है कि उनसे काम क्या करवाया जाता था, तो उनसे देखेंगे आप कि उनसे तालाब खुदवाया जाता था, पौंड की खुदाई करवाई जाती थी, नहरें गांव में बनाई जाती थी, रोड्स बनवाई जाती थी। तो इस प्रकार से सरकार दो उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अंतर्गत कहा गया है राइट टू लाइवलीहुड या आजीविका का अधिकार। तो यहाँ पर वो मजदूरों को लाइवलीहुड भी प्रदान कर रही थी। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हो, चाहे वो तालाब के माध्यम से हो या नहरों के माध्यम से आप देखोगे सिंचाई होती है, तो एक तो रोजगार भी दे रही थी, साथ ही साथ इस स्कीम के माध्यम से एक तीर से सरकार दो शिकार कर रही थी कि आर्टिकल 21 की पूर्ति भी कर रही थी, साथ ही साथ सरकार जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके विकास पर भी फोकस कर रही थी। अब बात आती है कि कौन लोग इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे और क्या उसके लिए एलिजिबिलिटीज या अर्हताएं थी, तो वो सुनिए। देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, यानी ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट क्या था कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पूरी कर ली है, वो इस स्कीम के तहत रोजगार पाने का हकदार है। तो इसको भी याद रखिएगा। तीसरी चीज क्या है कि जो भी रोजगार पाना चाहता है और ग्राम पंचायत के पास आता है कि हमको अनस्किलफुल रोजगार चाहिए, स्वैच्छिक आधार पर आता है, तो वो लोकल हाउस होल्ड होना चाहिए, यानी उसी क्षेत्र में लोकल में उसका गृह होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई बाहर से आ जाए। तो ये प्रोविज़न में भी इस स्कीम के अंतर्गत किया गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हो, तो नॉर्मली सभी होते हैं, 18 वर्ष का क्राइटेरिया है। साथ ही साथ क्या है कि आप इसमें क्या करोगे कि लोकल हाउस होल्ड, उसी क्षेत्र में अगर आपका घर है तो रोजगार पाने में आसानी होती है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्किलफुल वर्क की डिमांड करो, क्योंकि ये जो स्कीम है ये अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। इसमें शुरुआत में ही कह दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आओ और सरकार आपसे कहे कि नहर की खुदाई करनी, आप मना कर दो। सरकार स्वयं कह रही है कि ये अनस्किलफुल लोगों के एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, और इसीलिए इसको रूरल क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके माध्यम से नहर, तालाब, कुएं, इस प्रकार के काम सरकार करवा रही है। अब बात आती है कि क्या इस स्कीम में कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, क्या इस स्कीम की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो बिल्कुल हैं। सबसे पहला क्या है कि इस स्कीम में जिन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उसमें 1/3 वुमेन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। फिर बता रहा हूं कि अगर आप ये तो देखो कि 100 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है तो लगभग 30.3 पॉइंट कुछ महिलाएं होना जरूरी है, 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए। तो इसके माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है, महिलाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि इस स्कीम में एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि सरकार समय समय पर सोशल ऑडिटिंग करेगी, सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी। क्वेश्चन आता है ये क्या है? देखिए, मान लिया कि ग्राम पंचायत कहती है कि हमने अच्छा काम करवा लिया है और इतना खर्चा हो गया, इतने करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्चा हो गया है, तो एक अधिकारी भेजा जाएगा सोशल ऑडिटिंग करने के लिए, जो ग्रामीण स्तर पर उतरेगा और लोगों से पूछेगा कि क्या आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्रकार के कुछ खर्चे हुए हैं या आपका जो भी ग्राम सभा है वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हुआ है। तो सोशल ऑडिटिंग या सामाजिक लेखा परीक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई अधिकारी कह रहा है कि हमने इतना खर्चा कर दिया है, तो अगर आपको वो जांच करनी है कि वो अधिकारी सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ज़मीनी स्तर पर उतरो और वहाँ पर आप इसको लोगों से पूछो। तो इसी को बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग।
तो मनरेगा एक संदर्भ में और भी इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत की उन प्रारंभिक स्कीम्स में से है जिसमें सबसे पहले सोशल ऑडिटिंग का, सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रोविज़न किया गया था कि इस स्कीम का सोशल ऑडिटिंग जनता से पूछा जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स है, तो ये भी कहा गया था। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा इसमें प्रोविज़न है वो ये है कि इसमें भारत के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को शामिल किया जाएगा। मतलब भारत के सभी जिलों में रोजगार या अनस्किलफुल एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाएगा, बशर्ते उन जिलों को छोड़कर जहां पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है। मतलब फिर सुन लीजिए, कहा गया है कि इसमें सभी जिलों को शामिल किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ जिले ऐसे हों जिसमें 100% अर्बन पॉपुलेशन या शहरी जनसंख्या हो, तो वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जहाँ पर अगर ग्रामीण जनसंख्या है वहाँ पर 100% इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन वो जिले जहाँ पर शहरी जनसंख्या है 100%, वहाँ पर इसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि अगर शहर है तो शहर में तो आप नहर बनवा नहीं दोगे, कुआं खुदवा नहीं दोगे, तो वहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है इसकी फंडिंग की। तो देखिए, बेसिकली इसमें फंडिंग दो टाइप की होती है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली आप इसको कहीं पर पढ़ते हो तो इसको बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। अब ये क्या होता है, कोई भी स्कीम दो प्रकार की होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना। अंतर क्या होता है, ऐसी स्कीम जिसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, उसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार करती है। दूसरी टाइप की कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इन योजनाओं में केंद्र और राज्य मिलकर फंडिंग करते हैं। नॉर्मली 60-40 का रेशियो होता है, अलग अलग योजनाओं में अलग अलग रेशियो होता है। अब अगर हम मनरेगा की बात करें तो क्या इसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इसका मामला थोड़ा सा टेक्निकल है। इस पॉइंट पर याद रखिएगा कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इस पॉइंट पर आपसे खेला जा सकता है। इसमें यह कहा गया है, अगर आप इस स्कीम को नेट पर सर्च मारोगे और पूरा पढ़ोगे स्कीम, तो इसका जो फंड वाला मामला है इसको समझने में थोड़ा सा टेक्निकली वाला मामला आता है। तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस स्कीम में ये प्रोविजन है कि जो लेबर्स को वेजेस प्रदान किए जाएंगे, जो लेबर्स को पैसा दिया जाएगा, वो 100% केंद्र सरकार फंड देगी। फिर कह रहा हूं कि जो लेबर्स की सैलरी वगैरह है या पैसा वगैरह जो उनको दिया जाता है उनके अनस्किलफुल वर्क के तहत, वो 100% सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि सीधी सी बात है कि अगर सरकार पॉन्ड या तालाब बनवा रही है या वेल्स या कुएं खुदवा रही है, तो उस कुओं में आप देखोगे कि वहां पर आप देखोगे तो सीमेंट भी लगेगी, मोरंग भी लगेगी, बालू भी लगेगी, ईंट भी लगेगी। तो मटेरियल कॉस्ट में केंद्र सरकार 75 देगी, यानी जो वेजेस हैं, यानी लेबर वेजेस, जो मजदूरों का वेज है या उनका जो आप दोगे वेज, उसमें केंद्र सरकार 100% फंड देगी, यानी पूरा पैसा जो लेबर को पैसा मिलेगा उसके काम के तहत, उसमें केंद्र सरकार की 100% फंडिंग है। और सरकार जो भी करा रही है उसमें सीमेंट, मोरंग, बालू, ईंट, कुछ मटेरियल लगेगा। उस मटेरियल में 75% आप देखोगे तो उसका फंड कौन देगा, केंद्र सरकार, और 25% देना पड़ेगा राज्य सरकारों को। तो फंडिंग का मामला थोड़ा आप देखोगे तो इसमें टेक्निकल है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या इसकी बेसिक यूनिट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या इसको केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट करती है या राज्य सरकार ऊपर से इम्प्लीमेंट करती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इसमें लोकल गवर्नमेंट को या लोकल आप देखोगे जो स्थानीय, जिसे हम स्वशासन कहते हैं, उसको विशेष महत्व दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने की जो शक्ति दी गई है वो बेसिकली ग्राम पंचायत को दी गई है। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अनस्किलफुल रोजगार वॉलंटरीली या स्वैच्छिक आधार पर करना चाहता है, वो आएगा ग्राम पंचायत के पास और ग्राम पंचायत उसको पहले क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाएगी उसके पश्चात उसको रोजगार प्रदान किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके घर के 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार प्रदान किया जाएगा, और अगर 5 किलोमीटर से दूर रोजगार प्रदान किया जा रहा है तो फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा वेज दिया जाएगा, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी, जो वो ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करता है आने जाने में, वो भी वहन कर सके। फिर बता रहा हूं कि इसमें कंपलसरी है कि आप मजदूर को या अनस्किलफुल लेबर को 5 किलोमीटर के अंदर काम प्रदान करो,
यदि आप 5 किलोमीटर से बाहर काम प्रदान करते हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस देने पड़ेंगे। साथ ही साथ जिस दिन से व्यक्ति ने रोजगार मांगा है और उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड बन चुका है और रोजगार के लिए अप्लाई कर चुका है, तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार प्रदान करना पड़ेगा। और अगर 15 दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं प्रदान कर पाती हैं सरकारें, तो वहां पर आप देखते हो कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट वेज दिया जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि बेरोजगारी भत्ता टाइप का कुछ दिया जाएगा। तो 15 दिन मैक्सिमम लिमिट है। अगर किसी व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया है और 15 दिन में उसको रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, तो फिर आप देखोगे कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगा। अब बात आती है कि इस स्कीम को मॉनिटर कौन करेगा। लागू तो आप देख रहे हो कि ग्राम पंचायत कर रही है, इसकी देखरेख कौन करेगा? तो इसकी देखरेख जो केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके इस स्कीम की मॉनिटरिंग करेंगी। फिर बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस भी राज्य में है, जैसे एमपी है या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो वहां पर उस राज्य की सरकारों के साथ सहयोग स्थापित करके इसकी मॉनिटरिंग करेंगी कि क्या मनरेगा के तहत जो पैसा एलोकेट हो रहा है वो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या अनस्किलफुल लेबर्स को रोजगार मिल रहा है। तो बेसिकली केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सहयोग करेंगी इस स्कीम की मॉनिटरिंग करने में। तो उम्मीद है इसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। गवर्नमेंट की साइट्स पे या मिनिस्ट्री ऑफ आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट की साइट पर पूरी स्कीम पड़ी है, जहां से मैंने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है, लगभग हमने सभी कुछ कवर कर लिया है।